Hello students, myself Vikas Srivastava welcomes all of you in your YouTube channel English on Tip. Students, आज हम आपको प्रोनाउन पार्ट सेकंड दूसरा पार्ट बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा प्रोनाउन पार्ट वन में जो हमने आपको बताया था उसको बता करके फिर यहां आपको हम बताते हैं आगे। देखिए, जब हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था तो वहां आपको हमने पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के विषय में बताया था, और एक कॉलम के माध्यम से एक हमने आपको बताया था, जैसे आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, उसके आगे एक पांचवा कॉलम भी बताया था जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का था, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, ये पूरा का पूरा। तो ये हमने कहा था कि इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, और उसी में हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का भी जिक्र आपको कर दिया था। तो ये प्रोनाउन पार्ट सेकंड को बताने से पहले हम आपको कह दें कि अगर आपने अभी प्रोनाउन पार्ट वन नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स। और एक बात और भी कह दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, कुछ कमेंट वगैरह मार दीजिएगा। चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं। यहां हमने पहले से थोड़ा सा लिख रखा है ताकि हम समय का थोड़ा सा उसकी सेविंग कर सकें। देखिए, प्रोनाउन पार्ट सेकंड में हमने आपको यह बताया कि पहले प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं। तो प्रोनाउन में पहला है पर्सनल, दूसरा है रिफ्लेक्सिव, फिर है रिलेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, उसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेटिव। हमने आपको पिछले अपने लेक्चर में पर्सनल, ये है पर्सनल और रिफ्लेक्सिव को एम्फेटिक भी कहते हैं, तो ये दो हमने आपको बता दिया था, जो अभी हमने आपको कॉलम का जिक्र किया है, जिसमें आपको आई, माई, माइन, मी और ये सारी चीजें, माई सेल्फ, ये बताया था। उस पर हम कुछ आपको एग्जाम्पल्स बताएंगे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि आई नो हिम। इसमें जो ये आई है, ये आप देखिए कि ये फर्स्ट कॉलम का है। फर्स्ट कॉलम का मतलब है कर्ता, सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस का पार्ट है। फिर ये लास्ट में आता है हिम, ये फोर्थ कॉलम का है। फोर्थ कॉलम का मतलब है ऑब्जेक्टिव केस है। तो आप ये देखिएगा, जब भी आपका सब्जेक्ट यानी पहले कॉलम का अगर आएगा तो वो सेंटेंस के बिल्कुल शुरुआत में होगा। पहले कॉलम का जो भी आएगा दैट विल बी पुट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, और जो ऑब्जेक्ट यानी जो चौथे कॉलम का आएगा वो सेंटेंस के लास्ट में रखा जाएगा। ये आपको ध्यान देने की बात है। दूसरा सेंटेंस हमने लिया है और उसको आप जरा अच्छे से देखिएगा। दिस इज माई बुक, बहुत सिंपल है, यह मेरी बुक है। यहां पर हमने आपको यह बताना चाहते हैं कि जो माई है ये थर्ड कॉलम का है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में उसी के ठीक नीचे देखिए, जबकि ये और ये जो दोनों सेंटेंस बताया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बोथ द सेंस ऑफ बोथ द सेंटेंसेस आर सेम। बस आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कहां हम माई का यूज करेंगे और कहां हम माइन का यूज करेंगे। देखें, तो दिस इज माई बुक और दिस बुक इज माइन। यहां पर ये आपको, यहां पर एक हमसे मिस्टेक हो रहा है, ये आपका सेकेंड कॉलम है और ये आपका थर्ड कॉलम है। तो यहां पर ये थर्ड कॉलम का यूज है। यह बुक मेरी है और पहले वाले में है कि यह मेरी बुक है, यानी सेंस ऑफ द सेंटेंस दोनों का एक है, बस कहने का फर्क है। इसमें हमने सेकंड कॉलम का यूज किया है, यहां पर थर्ड कॉलम का यूज किया है। ये जब आप इसका यूज करेंगे तो इसके बाद कोई न कोई एक नाउन आएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सेकंड कॉलम का यूज करेंगे तो वहां उसके बाद एक नाउन डालना पड़ेगा। जैसे माई बुक, दैट इज बेसिकली एन एडजेक्टिव, लेकिन फिर भी चूंकि हम प्रोनाउन के पार्ट में है तो यहां हम बताना चाहते हैं इसको भी यूज करेंगे तो यहां एक नाउन डालना पड़ेगा। लेकिन जब ये यूज होगा थर्ड कॉलम का तो वो फ्री रहेगा, उसके बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होगा। अब हम आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर। क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन?
ये जो पांचवा कॉलम हमने बताया था आपको, जिसमें सेल्फ लगा रहता है, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, तो यहां पर हमने एक एग्जाम्पल, स्वयं और खुद की इंग्लिश होती है, तो यहां हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि शी हर सेल्फ डिड इट। हर सेल्फ यहां है खुद, कहने का मतलब है उसने यह खुद किया या स्वयं किया। इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एम्फैटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। तो अब हमने आपको यह बताया कॉलम में कि किस तरीके से हम किस कॉलम का कहां पर यूज करते हैं, और ये आपको हर जगह, ईच एंड एवरीवेयर इन द ग्रामर, ईच एंड एवरीवेयर इन इंग्लिश, आपको हर जगह इसका यूज होगा। आपको इस पर कॉन्सेंट्रेट रहना है। देखिए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस चीज को, ये जो कॉलम बताया था उसको आपको एकदम लर्न रहना चाहिए, एकदम आपको याद रहना चाहिए। अगर वो नहीं याद होगा तो हमें लगता है कि आपको फिर सीखने में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ये जो वर्ड है रिलेटिव, इस वर्ड से आप देखेंगे कि एक हमें यह समझ में आता है कि इसमें एक रिलेशन डेवलप होता है, यानी दो सेंटेंसेस को, ये क्लास को जोड़ता है, यानी जहां से पहले और दूसरे क्लास को जोड़ करके और एक रिलेशन डेवलप करता है, तो जोड़ने वाला वर्ड होता है, दैट वर्ड इज रिलेटिव। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं? इसमें आपका आता है हु, विच, दैट, whom, whose, यानी WH वाले वो और भी आते हैं, WH वाले, WH क्लास के और भी वर्ड जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। अभी हम एग्जांपल आपको बताते हैं, देखिएगा। फिर आगे हम चलते हैं। यहां और बता दें एक चीज, जैसे यहां हु आया तो इसका अर्थ ये क्वेश्चन मार्क का नहीं है। जैसे हु का अर्थ है जो, विच का भी अर्थ जो भी हो सकता है, जिसे से भी हो सकता है। इसी तरह दैट जो है तो यू से अभी जैसे आएगा हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन यहां ये दिस इज नॉट क्वेश्चन मार्क, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क के लिए नहीं है। ये सेंटेंसेस को ऐड करने का, रिलेट करने का काम करते हैं। लेकिन उसके बाद जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की चर्चा करते हैं तो वहां WH क्लास, जितने भी WH क्लास, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, सब सारे के सारे जिसमें क्वेश्चन मार्क हमने बना दिया है, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगते हैं, वो सब इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसके नीचे हमने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें आपको तीन आते हैं। एक आता है ईच, एक है आइदर, एक है नाइदर। ध्यान देने की बात है, इसको ध्यान दीजिएगा कि ये जो आइदर और नाइदर है, ये ओनली फॉर टू, याद करिए इसको, क्या कि ओनली फॉर टू, केवल दो के लिए ही इसका यूज होता है। जबकि ये जो ईच है, इसका हम दो के लिए भी कर सकते हैं और मोर देन टू के लिए, हम इसको 2+ लिख दे रहे हैं। देखिएगा 2+, इसका मतलब दो से ज्यादा के लिए भी इसका हम यूज कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव में, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को दिखाना, दर्शाना, उससे भी पता चलता है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, मेनी, फ्यू, वन। तो ये सिंपल है। तो ये हमने आपको सारे ही प्रोनाउन के पार्ट बता दिए और उसमें किस तरीके से कौन कौन से वर्ड आते हैं उनको हमने आपको बताया। अब हम थोड़ा सा आपको इन्हीं चीजों में से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाहते हैं। देखिए, प्रोनाउन का हम फिर से आपको बताना चाहेंगे कि जो प्रोनाउन हमने पिछले प्रोनाउन पार्ट 1 में बताया था, कॉलम, उसको याद करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप आगे टेंस पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, तो बिना उसके फिर आगे नहीं पढ़ पाएगा, डायरेक्ट होगा, कोई भी आपको बिना उसके नहीं चल पाएगा।
तो अब हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि जैसे हु और विच और दैट, इन तीनों में क्या अंतर है और इनका यूज हम कैसे करते हैं। देखिए भाई, ये जो हु है ना, ये बेसिकली ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है। और विच, ये लाइफलेस थिंग यानी निर्जीव, लाइफलेस थिंग्स के लिए, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, निर्जीव। और किसके लिए प्रयोग होता है, एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, इनके लिए आप इसका यूज करेंगे। लेकिन ये जो दैट होता है, ये ऑल, सभी के लिए, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो और चाहे वो लाइफलेस या एनिमल्स हो, किसी के लिए भी इसका हम यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम आपको जैसे हु का दे रहे हैं, जैसे आई नो द मैन हु had taught you in school। यहां पर इसका मतलब है कि मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने तुम्हें स्कूल में पढ़ाया था। यहां इस हु का सेंस जिसने से है, यह रिलेटिव प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहा है। लेकिन अगर हम यहीं पर थोड़ा थोड़ा चेंज कर दें, हम कह दें आई नो द डॉग देखिए, यू हैड बॉट फ्रॉम इलाहाबाद। पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहे हैं, ALLD हमने लिख दिया है, इसको समझ जाएगा, इलाहाबाद। तो यहां हु का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये डॉग एनिमल में आता है, इसलिए यहां इसके स्थान पर हमें क्या करना पड़ेगा, विच। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। लेकिन इन दोनों के स्थान पर हु और विच दोनों वाले में अगर हमें नहीं समझ में आता है तो हम दैट का यूज कर सकते हैं, वो सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा क्योंकि ये चीजें सब आपको कहीं ना कहीं काम जरूर आएंगी। ईच, आइदर और नाइदर। इसमें आप ये याद कर लीजिए कि आइदर का मतलब होता है दोनों और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। और इन दोनों का यूज सिर्फ दो के लिए ही होता है, दो से ज्यादा के लिए नहीं होता है। लेकिन ये जो ईच है, इसका प्रयोग हम दो के लिए भी करते हैं और 2+ के लिए भी करते हैं। 2+ का मतलब हो गया दो से ज्यादा के लिए भी। तो ये आपको लर्न करना है। इसका एग्जाम्पल भी हम आपको दे दें, जैसे यहां पर कि आइदर ऑफ द बॉयज is reading the book। कहने का मतलब दोनों लड़के बुक पढ़ रहे हैं। अगर हम यहीं पर
नाइदर कर दें तो इसका जो सेंस है वो चेंज हो जाएगा। इसका सेंस हो जाएगा कि दोनों लड़के बुक नहीं पढ़ रहे हैं, यानी दोनों में से कोई भी लड़के बुक नहीं पढ़ रहे हैं। ईच का जो यूज है वो हम दो और दो से ज्यादा के लिए कर सकते हैं, जैसे ईच ऑफ द टू बॉयज या ईच ऑफ द बॉयज। ये सेंटेंस यानी टू लगा दिया तो दो के लिए हो गया, और नहीं लगाया तो दो से ज्यादा के लिए हो गया। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी जब हम सिंटैक्स का चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, जो कि इंटरमीडिएट के सभी साइड, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, आईसीएसई बोर्ड के हों या यूपी बोर्ड के हों, सभी के लिए वो काम करेगा। साथ ही साथ जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे होंगे, बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए भी वो कॉमन एरर में काम करेगा। तो वो वीडियो मैं रिलीज करूंगा, लेकिन उस समय आपको और डिटेल में चीजों को बताऊंगा। लेकिन अभी इतने पर ही मैं सिंपली आगे बढ़ना चाहता हूं। यहां पर एक हम और आपको बता दें, ईच अदर और वन एंड अदर में अंतर। वन एंड अदर, ये दोनों का अंतर क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा कि ईच अदर का प्रयोग जो है वो दो के लिए करते हैं, और वन एंड अदर का प्रयोग टू प्लस के लिए करते हैं। जैसे बोथ द ब्रदर्स टेक मिल्क। यहां पर सेंटेंस गड़बड़ हो रहा है, दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल में। राम एंड श्याम quarrel with each other। राम और श्याम आपस में झगड़ा करते हैं। यहां दो हैं इसलिए ईच अदर का यूज हुआ, लेकिन अगर इसी राम और श्याम में हम मोहन को ही शामिल कर दें, राम कॉमा श्याम एंड मोहन, तो यहां ईच के बदले वन एंड अदर का यूज हो जाएगा, वन एंड अदर, क्योंकि ये तीन हो गए। एक यहां पर कंफ्यूजन आपका और हम क्लियर करना चाहेंगे कि कुछ लोग ईच अदर और वन एंड अदर का यूज एक जैसे करते हैं, और उनका कहना है कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर मेकिंग प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि उनको यही जानना चाहिए कि ईच अदर दो के लिए और वन एंड अदर दो से ज्यादा के लिए। आप यही लर्न करिएगा, और ये जो अच्छी ग्रामर की बुक है उसमें इस चीज को बहुत ही अच्छे से लिखा गया है। तो हमारे ख्याल से आज हम एक आध पॉइंट को और बता करके कंक्लूड करना चाहेंगे। एक पॉइंट आपको बताना चाहते हैं कि जो लेट वर्ड आपने सुना है, इसके बाद हमेशा ये जो चौथा कॉलम आता है इसका यूज होता है। जैसे लेट मी डू इट, यहां ये चौथे कॉलम का यूज हुआ है, न कि पहले या दूसरे या तीसरे किसी और कॉलम का यूज नहीं होता है। हां, कैसे हो सकता है? जैसे लेट माई मदर, ये हो सकता है। तो इसको आप ये नहीं मानेंगे कि ये लगा तो है यहां पर दूसरा कॉलम, इसको आप नहीं मानेंगे, क्योंकि माई मदर पूरा का पूरा आप उठाएंगे। अगर आपको कॉलम यूज करना है वो एकदम फ्री होकर के, जिसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, तो आप यही यूज करेंगे। कौन सा? चौथा। तो इसको आप याद कर लीजिए कि लेट के बाद अगर आएगा फ्री मोड में तो वो चौथा कॉलम आएगा। एक पॉइंट और है जो लर्न करने लायक है, वो ये है
कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, हालांकि अभी प्रीपोजिशन में पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहां बता दें कि कोई भी प्रीपोजिशन हो तो उसके बाद हमेशा चौथे कॉलम का ही यूज होता है। जैसे टू आया, उसके बाद अगर लगाना है तो मी लगाएंगे, आई नहीं लगाएंगे, मी लगेगा। बिटवीन है तो बिटवीन के बाद ऐसे यू एंड मी, तो यहां यू भी चौथे कॉलम वाला है, पहले कॉलम का नहीं है ये, और ये चौथे कॉलम का है। और एक पॉइंट और है जो कि हम लास्ट, आज का हम लास्ट करेंगे उसके बाद, वो है 231 2 3 1 और 1 2 3 का रूल। ये क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिंपल सेंटेंस में 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन और 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सिंपल, जब कोई नॉर्मल सेंटेंस लिखा जाता है और तीनों ही पर्सन का प्रयोग अगर एक ही सेंटेंस में हमें करना होता है तो हम सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखते हैं, उसके बाद थर्ड पर्सन लिखते हैं, उसके बाद फर्स्ट पर्सन लिखते हैं। और अगर किसी सेंटेंस में किसी अपराध को स्वीकार करने की बात आए, कोई निगेटिव बात कही जाए, निगेटिव मतलब नॉट आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, निगेटिव का मतलब है उसमें गलत सेंस आए उस सेंटेंस में, या कोई पाप दोष इत्यादि स्वीकार करने की बात आए, तो वहां क्रम बदल जाता है। वहां पहले पहला पर्सन, फिर दूसरा पर्सन, उसके बाद तीसरा पर्सन आता है। तो ये आपको याद कर लेना चाहिए। ये चाहे किसी भी क्लास के बच्चे होंगे जो बड़े हायर क्लास में होंगे उनके लिए ये काम करेगा। उनके यहाँ कॉमन एरर्स में, सिंटैक्स में इत्यादि में पूछा भी जाता है और इस पर कंपटीशन में भी क्वेश्चंस आया करते हैं। चलिए, तो आज हम इसी पर इसको रोकते हैं। ये प्रोनाउन का पार्ट आपका पूरा हुआ। अब अगले वीडियो में हम आपको क्या लेकर आएंगे, आर्टिकल पर हम लोग चलेंगे और आर्टिकल बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। और एक बार फिर से कह रहा हूं कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू।